Now Ghosh first, and then the And let me tell you one small thing. Now that I have been exposed as a man who is this thing, the number of persons that ISI has recruited for intelligence tasks in India, there have been more Hindus than Muslims. If you see all the number of cases from 1947 which have been these things under the official secret side of the counter-espionage cases, I think people in media must be these things, that all these cases which come, so more than 4,000 cases, probably not even 20% would be Muslims. So it's a very wrong concept. We will carry the Muslims with. नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो आपने अभी अभी जो वीडियो देखा वो NSA अजित डोभाल का है, यानी भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का यह फेक वीडियो है। यह कोई ओरिजिनल वीडियो नहीं है। आप इस बात पर गौर करें कि इसमें जो बातें कही गई हैं उसका खंडन अजित डोभाल ने कर दिया है और उनका कहना है कि यह डीप फेक वीडियो है। यानी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भारत में ISI के एजेंट मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं के बीच में हैं, यानी हिंदू ISI एजेंट की संख्या मुसलमानों से ज़्यादा है, ऐसा उन्होंने डिनाई किया है। और हालांकि सुबह से ही यह जो वीडियो है काफ़ी वायरल हो रहा है और दुनिया भर में इसे देखा जा रहा है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि ऐसा डीप फेक वीडियो अगर चल रहा है तो उसके पीछे किसकी और क्यों रणनीति होगी। तो आमतौर पर यह मान के चलते हैं कि जो भी भारत विरोधी शक्तियां हैं वह इस तरह के वीडियोस और इस तरह के ऑडियोज़ प्रसारित करती हैं ताकि भारत में अशांति का माहौल हो। लेकिन यह प्रश्न ज़रूर महत्वपूर्ण है कि आखिर भारत में जो ISI का नेटवर्क है वो कहाँ तक और कितना फैला हुआ है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो ISI के लिए काम करते पकड़े गए हैं। आपको याद होगा माधुरी गुप्ता, जो कि भारत सरकार की एक एम्प्लॉय थी, वो पकड़ी गई थी। कुछ ही महीने पहले जो यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, वह भी इसी ISI एजेंट के तौर पर पहचानी गई और पकड़ी गई। इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो भारतीय नागरिक हैं, वो ISI के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी संख्या कम नहीं है, काफ़ी है। जाहिर है कि इसके पीछे ISI की रणनीति रहती है कि मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं और सिखों को भी अपना एजेंट बनाया जाए, और एजेंट बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। तो जो लोग स्वार्थ और लालच में आ जाते हैं वे इस तरह भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उनका हिस्सा बन जाते हैं। और ISI की तो कोशिश यही है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो विषाक्त माहौल है वो बना रहे। और यह रणनीति उनकी काफ़ी लंबी समय से चल रही है। वैसे तो उन्होंने दो जो पूर्ण युद्ध कहे जा सकते हैं वो लड़े और दोनों हार गए। वो 1971 के बाद पाकिस्तानी जो ISI है और सेना है उनका मनोबल काफ़ी गिर गया था। लेकिन 1980 के दौरान जो हिंदुओं को टारगेट करके किलिंग करने के जो शर्मनाक वाक़ये हुए, उससे उन्हें एक नई जो है तरकीब समझ में आई। आपको याद होगा उस समय भिंडरांवाले की वजह से पंजाब में जो खालिस्तानी उग्रवाद है वो काफ़ी जोर पकड़ रहा था। और 1980-81 के बीच में अप्रैल के महीने में किसी 80 या 81 में 6 हिंदुओं को बस से उतारकर उन्हें गोली से मार दिया गया। मुझे लगता है कि यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था ISI के लिए, और इससे उन्होंने अपने लिए एक सबक लिया। उन्हें यह समझ में आ गया कि अगर हिंदुओं को टारगेट किया जाए तो पूरा देश जो है वो मुस्लिम विरोधी हो जाएगा। उसके बाद से 1989 में कश्मीर में क्या हुआ, कैसे पंडितों का नरसंहार हुआ, उसके बाद तमाम जो है हिंदुओं को टारगेट करके उनको मारना, गोली मार देना। अभी ताज़ा उदाहरण आपके सामने है ही है पहलगाम का, जहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करके गोली मार दी गई। तो कहने का मतलब ISI तो यह चाहती है कि भारत में हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है वो इतना ज़्यादा हो जाए
कि हिंदू खड़े हो जाएं और वो मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दें। तो ये आईएसआई की एक रणनीति होती है और इसीलिए कभी वो अक्षरधाम मंदिर पर हमला करवा देते हैं, कभी जो है जम्मू कश्मीर का रघुनाथ मंदिर है वहाँ हमला करा दिया। तो चुन चुन कर वो हिंदुओं के जो धर्म स्थल हैं, मंदिर हैं, उन पर हमला करवाते हैं या हिंदुओं की टारगेट किलिंग करते हैं। और इसीलिए जब कभी कभी उन्हें मौका मिलता है तो वो हिंदुओं को भी अपना एजेंट बनाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन ये बात तो सही है कि अभी भी आईएसआई के जो एजेंट हैं वो हिंदुओं में कम है और मुस्लिम जो आबादी है जो उसके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं वो काफ़ी है। तो देश भर में इस तरह आईएसआई का नेटवर्क फैला हुआ है। लेकिन अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि जो डीप फेक अजित डोभाल का है, उससे यह गौर करने वाली फिर से बात है कि पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में है कि वह देश में ऐसा माहौल बनाए रखे और दंगे हों, फसाद हो, लेकिन अभी तक उनको इतने बड़े पैमाने पर कोई सफलता नहीं मिली है। वैसे हिंदू जो राष्ट्रवाद है वो काफ़ी उफान पर है और उसको लेकर के एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की वो असहज भी है। लेकिन अभी तक जो उनका टारगेट है, जैसा कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी जो हुक्मरान हैं उनका कहना है कि वो भारत को बाल्कनाइज कर देंगे। बाल्कनाइजेशन मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, जैसा कि सोवियत रशिया में हुआ था या बाल्कन स्टेट्स में हुआ था। तो उनकी ये मंशा है कि देश में ऐसा ही माहौल बना रहे, आपस में लोग लड़ते रहें, हिंदू मुस्लिम करते रहें और इससे उनको अपना मकसद पूरा करने का मौका मिलता है। अब इसके शिकार दोनों ही वर्ग के एक काफ़ी बड़ी तादाद में लोग हैं। काफ़ी हिंदू हैं जो काफ़ी उग्र हैं इन मुद्दों को लेकर के, काफ़ी मुस्लिम भी हैं जो इस तरह के मुद्दों को लेकर के काफ़ी उग्र रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान जो एक फेल्ड नेशन है, जो एकदम फेल हो चुका है, वो इस तरह की कोशिश तो लगातार करता रहेगा। अब ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस तरह से इस जो डिवाइड की, जो डीप डिवाइड की जो आईएसआई की साजिश है उसको नाकाम करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी उसके एजेंट न बने। अगर किसी के मन में भारत के प्रति कोई नाराज़गी भी है तो एजेंट बनकर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और यहाँ तमाम तकलीफ़ों के बावजूद लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय है। तो आईएसआई की यह कोशिश नाकाम करने में हम भारतवासी ही आगे रह सकते हैं। लेकिन अजित डोभाल के इस डीप फेक के बाद, उनकी सफाई के बाद हमें सतर्क भी रहने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आईएसआई कोई नई रणनीति बना रहा है। क्योंकि लगातार जो हिंदुओं की हत्या और हिंदुओं के मंदिरों पर हमले करने के बाद भी जैसा अपेक्षित उन्हें जो परिणाम चाहिए था, मुझे लगता है वह अपेक्षित परिणाम उन्हें अभी तक मिला नहीं है। अगर मिला होता तो शायद वह अपने मंसूबे में सफल हो सकते थे। इतने सारे दंगे हुए, इतने बम विस्फोट हुए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भारत की जनता जो है आंतरिक विद्रोह के दौर में जा रही है। अभी भी आप छिटपुट तमाम लड़ाई झगड़े फसाद देख लेंगे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पूरा देश किसी एक आंतरिक संघर्ष में जूझ रहा है, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और यही सबसे बड़ी नाकामी है आईएसआई की। तो आईएसआई को नाकाम करने का यही तरीका है कि उन्हें ये न लगे कि भारत अपने आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा है और इसमें हम सब ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज डीप फेक के इस वीडियो के साथ मैं एपिसोड समाप्त करूंगा और आपसे भी गुजारिश करूंगा कि जब भी कोई ऐसा वीडियो, ऑडियो या कोई फ़ोटो अगर आप देखते हैं तो यह ज़रूर जांचें कि यह सही है या गलत है, ये फेक है या असली है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारे ऐसे बनावटी, नकली जो है वीडियो, ऑडियो भेजे जा रहे हैं। सीमा के अंदर से भेजे जाते हैं, सीमा के बाहर से, भारत की सीमा के बाहर से भी भेजे जाते हैं, ताकि देश में आंतरिक जो शांति है वो डिस्टर्ब हो और इसे हमें रोकना है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।